नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। शहरयार की ये पंक्ति किसी और कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लिखी होगी, लेकिन आज जो मुद्दा हम आपके सामने रख रहे हैं, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर है और सीधे आपके और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि क्या कोई शहर आपकी जान की कीमत दे सकता है, जवाब आप ढूंढिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें यह कहा गया है कि दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड कंट्री, सबसे प्रदूषित देश भारत है और दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर। ये बात यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि पॉल्यूशन की बात अक्सर आप सुनते होंगे और आप नज़रअंदाज भी करते होंगे। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिए और समझिए कि हम और आप लाइफ में क्या खो रहे हैं। दिल्ली में रहने वाला हर शख्स पॉल्यूशन की वजह से उनकी उम्र 9.5 साल से ज़्यादा कम हो रही है। जी हाँ, 9.5 साल से ज़्यादा उम्र कम हो रही है। और अगर ओवरऑल देश की बात करें तो पॉल्यूशन की वजह से देश के हर व्यक्ति की औसत उम्र करीब 6 साल कम हो जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पॉल्यूशन कितना बड़ा मसला हमारे लिए है, हम इससे कैसे बच सकते हैं और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, सरकारों को क्या करना चाहिए, हमें आपके लेवल पे क्या करना चाहिए, इस पर आज हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हवा जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, वही हवा आपकी हमारी उम्र को भी कम कर रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में आई एक रिपोर्ट कहती है कि भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। इस प्रदूषण से करीब 40% आबादी की जिंदगी औसतन 9 साल कम हो रही है। अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी कि EPIC की ताजा रिपोर्ट कहती है कि भारत में साल दर साल प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि वो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है। यहाँ नई दिल्ली समेत पूर्वी और उत्तर भारत में प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है और इसका बुरा असर लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर देश में हालात ऐसे ही रहे तो यहाँ के 40% हिस्से का बुरा हाल होगा। 48 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी औसतन 9 साल तक कम हो जाएगी। साल 2019 में भारत में प्रदूषण का स्तर 70.3 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पाया गया था, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा था, जबकि WHO का मानक 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर भारत WHO के मानकों का पालन करता है तो लोगों की उम्र तकरीबन 5.5 साल बढ़ भी सकती है। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि प्रदूषण के मामले में आपके शहर और राज्यों का हाल क्या है और वहां के लोगों की उम्र प्रदूषण से कितने साल कम होने की आशंका है। शिकागो यूनिवर्सिटी की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली प्रदूषण के लिहाज से देश की राजधानी है। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों की उम्र औसतन 10 साल तक घटने की आशंका है। वहीं दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है, जहां पर लोगों की उम्र प्रदूषण के कारण 9 साल तक घट रही है। तीसरे नंबर पर बिहार है, यहाँ पर भी प्रदूषण लोगों की उम्र तकरीबन 9 साल कम कर रहा है। चौथे नंबर पर हरियाणा, यहाँ करीब 8 साल उम्र कम हो रही है। 5वां नंबर झारखंड, 6ठे नंबर पर पश्चिम बंगाल, 7वें पर मध्य प्रदेश और 8वें पर महाराष्ट्र है। इनके अलावा देश के बाकी राज्यों में भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। वहां पर बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों की जिंदगियां घट रही हैं। एपिक की रिपोर्ट देश में बढ़ते प्रदूषण के लिए फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, बिजली से लेकर अलग अलग चीजों में लकड़ी और कोयले जैसी चीजों का जलना और कूड़े और पराली का जलना जिम्मेदार मानती है। यानी साफ है कि हमारी तरक्की और ज्यादा पैसे कमाने की चाहत हमारी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। इसके लिए जरूरी है कि हम और आप अभी से प्रदूषण के प्रति सतर्क हो जाएं। सरकारी स्तर पर भी ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे प्रदूषण घटे, न कि जिंदगी, क्योंकि धुएं में अब दम घुटने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के सीनियर मैनेजर विवेक चट्टोपाध्याय
और साथ ही हमारे साथ हैं यथार्थ हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर के एचओडी डॉक्टर राहुल शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और विवेक चट्टोपाध्याय जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और जब से ये रिपोर्ट हमने पढ़ी है बहुत बेचैनी हो रही है सर, और हम हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं कि हम जिस जिस शहर में अब तक रहे हैं और अगर इस कैलकुलेशन को किया जाए तो कितनी उम्र कम हुई होगी। बहुत बहुत चौंकाने वाली और बहुत गंभीर मसला है ये। तो आप जरा बताएं कि जो बात इस रिपोर्ट में कही गई है शिकागो यूनिवर्सिटी की, उसमें यह कहा गया है कि देश की 40% आबादी पॉल्यूशन के घेरे में है और भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। अलग अलग शहरों का भी जिक्र किया गया है, दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, बिहार, यूपी का भी नाम इसमें शामिल है। आप जरा बताएं कि आपके हिसाब से सबसे बड़ी वजह कहां पर हमारे एंड से लापरवाही हो रही है, जिसकी वजह से हम दुनिया में नंबर 1 पर आ गए हैं पॉल्यूशन के मामले में इस रिपोर्ट के मुताबिक। देखिए, प्रदूषण की समस्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है और जैसा कि आपने सही कहा कि भारतवर्ष का कोई भी शहर ऐसा अछूता नहीं है जहाँ प्रदूषण ना हो। और खास करके हम ये देखते हैं कि अगर हम क्लीन सिटीज, कई लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि भाई कौन से शहर ऐसे हैं जहाँ प्रदूषण कम है, बताइए आप। तो ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि और दूसरा रिलेटिवली अगर लोग सोचते हैं कि शायद केरल जैसा एक राज्य जो है वो शायद उत्तर भारत के किसी राज्य से वहाँ डेथ रेट जो होता है, मृत्यु दर जो होता है एयर पॉल्यूशन के चलते वो कम होगा। पर आंकड़े ये भी बताते हैं कि मृत्यु दर लगभग बराबर है बिहार के। तो प्रदूषण एक पूरी तरह से जानलेवा समस्या हो गई है। साथ में इसके 2 पहलू हैं, एक तो लोग बीमार रहते हैं, इसके चलते प्रोडक्टिविटी लॉस होती है, उनका हेल्थ कॉस्ट होता है, आउट ऑफ द पॉकेट होता है, कई लोग इसमें इंश्योर्ड भी नहीं है। और दूसरा आप देखेंगे प्रीमैच्योर डेथ्स, जिसको हम असामयिक मृत्यु कहते हैं प्रदूषण के चलते, उनकी भी संख्या जो है भारतवर्ष में बहुत ज्यादा है। 2019 में करीबन 1.7 मिलियन थी टोटल आउटडोर एयर पॉल्यूशन, इंडोर एयर पॉल्यूशन मिला के। अगर आपको इसको प्रतिदिन के हिसाब से अगर आप समझें तो लगभग 4000 मौतें वायु प्रदूषण के चलते प्रतिदिन लगभग होती है ऑन एन एवरेज। तो ये एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं, परंतु ये भी हमें समझना होगा कि इसको हम कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि हम अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आंकड़े बढ़ते ही जाएंगे फ्यूचर में। और उसके लिए हमारे मानकों को और हमारे जैसे कि फॉसिल फ्यूल जो हम जीवाश्म ईंधन, इसमें कोयला हुआ, डीजल, पेट्रोल और दूसरा बायोमास बर्निंग जो होता है या सॉलिड फ्यूल बर्निंग जो होता है, उसे हम कितना कम से कम कर सकें। और हमारे मानक जो हैं इंडस्ट्रीज के लिए, व्हीकल्स के लिए और दूसरे क्षेत्रों के लिए, जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऐसा होता है म्युनिसिपैलिटी से जुड़ा मुद्दा है, परंतु अगर उसका प्रबंधन सही नहीं हुआ तो गार्बेज जो होता है जिसमें प्लास्टिक भी है, कई तरह की चीजें हैं, वो जलाई जाती हैं या खुद ब खुद लैंडफिल साइट्स में वो जल जाती है, मीथेन एमिशंस होता है उसके। इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी कई जगह जलाया जाता है। तो लोग इसको कई लोग पॉल्यूटर्स भी हैं जो कि इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं और उनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। और दूसरा हमारे मानक हमारे सख्त नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे कंट्रोल ऑप्शंस स्ट्रांग नहीं होंगे हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पूरे विश्व से आप सीखिए इसको, विश्व के किसी भी देश को आप देखिए, पहले ये लंदन में होता था या अमेरिका में होता था, वहाँ स्मॉग बहुत बड़ी समस्या पहले हुआ करती थी, उन्होंने कंट्रोल कैसे किया, चाइना ने कैसे कंट्रोल किया, या फिर सिंगापुर या हांगकांग ने कैसे कंट्रोल किया। आप यही देखेंगे इवन भारतवर्ष में भी ये कई शहरों में हम देखते हैं कि डिक्लाइन होता है प्रदूषण, परंतु हम स्टैंडर्ड से काफी ऊपर हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हमें कहता है कि 24% हमें कम करना है अगले 4 सालों में, परंतु अभी हम 60 या 70 या 80% तक ऊपर। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही जी चट्टोपाध्याय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है ताकि हमें ये अंदाजा हो कि आखिर हमारी जिम्मेदारी कितनी बनती है। लेकिन अब डॉक्टर राहुल शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि जब पॉल्यूशन की बात लोग सुनते हैं तो वो उसको बहुत ही लाइटली लेते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये उनके लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है और इसको लोग आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आप जरा बताएं कि पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि जो रिपोर्ट में जो बात कही गई है बहुत साफ साफ कही गई है कि दिल्ली में औसत करीब आप समझिए कि 10 साल के आसपास उम्र कम हो रही है पॉल्यूशन की वजह से। यूपी में 9.5 साल, बिहार में भी करीब 9 साल के आसपास की उम्र कम हो रही है। बताइए, मतलब ये बहुत बहुत चौंकाने वाली बात है। तो आप जरा बताएं कि
पॉल्यूशन हमारे दिल को, फेफड़े को, हमारे सांस को कैसे कमजोर करता है, ये लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि लोग इसे लाइटली ना लें। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हम सबको ये समझना पड़ेगा कि पॉल्यूशन डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आज पॉल्यूशन आया है और आपको सिम्टम्स आने लगे। पॉल्यूशन एक तरह से स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे ये हमारे शरीर में जाता है, हमारे शरीर के बाकी अंगों को अफेक्ट करता है। एंड इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रास्ता है, जो हम बोलते हैं कि PM 2.5 एंड PM 10, जो कि पॉल्यूशन लेवल को डिफाइन करता है, वो अगर आप देखेंगे तो पूरी साल ही लगभग बढ़ा रहता है। एंड जब विंटर्स आते हैं या फॉग सीजन आता है तब हम इसके लिए क्योस करते हैं कि हाँ ये पॉल्यूशन बढ़ गया है, स्मॉग बढ़ गया है, फॉग बढ़ गया है। एंड होता क्या है कि ये जो महीन महीन पार्टिकल्स हैं ये धीरे धीरे से सांस के रास्ते से हमारे लंग्स में जाते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी कम करते हैं, ब्लड में जाके ये हमारे बाकी ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें कार्डियक प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, कैंसर्स, लॉन्ग, इनके जितने भी इफेक्ट हैं वो सब दूरगामी है। आप ये नहीं कह सकते कि आज मैं पॉल्यूशन से एक्सपोज होऊंगा और कल मेरी मृत्यु हो जाएगी। बट अगर हम देखें कि ओवरऑल पॉल्यूशन का बर्डन इतना ज़्यादा है, लोग पॉल्यूशन को इतना ज़्यादा ले रहे हैं और इतना लाइटली ले रहे हैं कि आम खांसी जुकाम हम समझते हैं दिस इज़ नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट इट इज़ नॉट। ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स आ रहा है पॉल्यूशन के एक्सपोजर में, पॉल्यूशन के संपर्क में आने से, घर में रहने से, माइल्ड खांसी को लोग कुछ समझते ही नहीं कि ये तो नॉर्मल खांसी है, ठीक हो जाएगी। माइल्ड अगर सांस फूलने लगता है तो हम अपनी एक्टिविटी उस हिसाब से रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, जिस हिसाब से जो डिसीज़ हमें आती है उसको हम एक तरह से छुपा लेते हैं या हम अपनी लाइफ को उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट इनिशियली हमें नहीं दिखता है। लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि ये धीरे धीरे हमारे बॉडी के हर अंग को इफ़ेक्ट करता है। जैसा कि आपने बताया कि अमेरिकन रिपोर्ट ये दिखाती है, इंडिया में भी स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया कि भारतवर्ष के बच्चों के लंग अमेरिकन बच्चों के लंग से छोटे हैं, जिसका मेन कारण प्रदूषण बताया गया है। WHO ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें ये बताया कि जो लोग जन्म ही नहीं लेते हैं, प्रीमेच्योर डेथ का एक बहुत बड़ा कारण पॉल्यूशन है, इंडोर पॉल्यूशन है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जन्म लेने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। एक और स्टडी आज सुबह ही पब्लिश हुई है जिसमें स्कूल के बच्चों में एस्थमा और एलर्जी के लक्षण देखे गए और ये देखा गया कि 30% ऑफ जो बच्चे हैं उनमें ये लक्षण पाए गए हैं, जिनका प्रमुख कारण पॉल्यूशन बताया जा रहा है। सो ये हर लेवल पे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, हर लेवल पे आपको धीरे धीरे से असर कर रहा है और इसके दूरगामी प्रभाव बहुत ही घातक है। राइट सर, ये बहुत डिटेल में आपने बताया और ये जानना समझना भी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी गंभीरता का अंदाज़ा हम सबको होना चाहिए, तभी हम अपने लेवल पे भी सतर्क, अलर्ट हो पाएंगे। लेकिन एक बात चट्टोपाध्याय जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कहा गया है, ये कहा जा रहा है रिपोर्ट में भी कि अगर WHO के स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए, माना जाए, तो भारत में लोगों की जो औसत उम्र है वो करीब करीब 6 साल बढ़ सकती है। तो आप जरा बताएं कि ये WHO का स्टैंडर्ड है क्या और इसका पालन करना, इसको मानना हमारे लिए कितना संभव है, क्या हम इसे फॉलो कर सकते हैं? देखिए, WHO के स्टैंडर्ड्स हमें पालन करने ही चाहिए क्योंकि वो हेल्थ बेस्ड मतलब पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बनाए गए हैं। परंतु WHO ने इंटरिम टारगेट्स भी दिए हैं, यानी आप कोई भी कंट्री उन इंटरिम टारगेट्स को भी अगर मीट करे तो फिर उनके प्रदूषण से जो मौतें होती हैं या जो लोगों की स्वास्थ्य खराब होता है उसमें फायदा हो सकता है। परंतु हमें स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली हमारे और टाइटन करने होंगे, रिवीजन करने का भी वक्त आ गया है कि हम जैसे चेन्नई या कुछ सिटीज जो हैं वो हमारे मानक हो सकता है साल के कई महीनों तक मीट कर लेते हैं क्योंकि कोस्टल रीजन में है, परंतु उनको प्रदूषण की समस्या उस तरह से समझ में नहीं आएगी जब तक WHO के मानक न लगाए जाए। क्योंकि हेल्थ बेस्ड स्टैंडर्ड्स अगर पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जाएंगे तो उसके फायदे आपके बहुत ज्यादा होंगे। एक टारगेट तय होगा कि हम उनको कब तक मीट कर पाएंगे और इस तरह का रोड मैप हमारे पास होना चाहिए जो कि अभी नहीं है कि हम कब तक WHO के मानकों को मीट कर पाएंगे। ठीक बात है। अब डॉक्टर शर्मा एक छोटा सवाल सर मैं आपसे पूछूंगा, फिर मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा। सर ये बताएं कि 50 करोड़ से ज्यादा, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 50
करोड़ से ज्यादा उत्तर भारतीयों की जो उत्तर भारतीयों की उम्र है वो मौजूदा एयर क्वालिटी की वजह से करीब करीब 8.5 साल कम हो रही है। 50 करोड़ सर, बहुत बड़ी आबादी है। तो आप जरा बताएं, सरकारें तो अपने स्तर पर प्रयास करेंगी या किस तरह के प्रयास करने चाहिए वो तो अलग से हम बता रहे हैं, लेकिन आप जरा बताएं कि एक इंडिविजुअल लेवल पे मान लीजिए जैसे रिपोर्ट में जिक्र किया गया है दिल्ली का, यूपी का, बिहार का, झारखंड का, अगर इन जगहों पे कोई रह रहे हैं तो उनको अपने लेवल पर क्या सावधानी हम बरत सकते हैं, क्योंकि शहर छोड़ना तो मुमकिन नहीं है सर, रोजी रोटी का भी सवाल है और भी सारी दिक्कतें हैं। तो आप जरा बताएं कि इन शहरों में रहते हुए हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ताकि हम कम से कम इस पॉल्यूशन का शिकार हों। जैसा कि डॉक्टर चट्टोपाध्याय ने जी भी बताया है कि जो एयर पोल्यूशन है उसमें 2-3 प्रमुख कारण हैं, जिसमें एक है व्हीकुलर ट्रांसमिशन जो धुआं निकल रहा है, दूसरा है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जिसको हम PM 2.5 एंड PM 10 बोलते हैं कि हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी धूल हर जगह सड़क पर है जिसको हम एक्सपोज कर रहे हैं और जिसके कण हमारे शरीर में जा रहे हैं। आई थिंक हमें अपने लेवल पे भी उतनी ही सतर्कता अपनानी चाहिए जितना कि सरकार अपने मानक दे रही है। प्रॉब्लम ये है कि सरकार तो एक मानक डिसाइड कर देती है लेकिन हम ही लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं, इधर उधर करके उसको ऊपर नीचे करवा लेते हैं जिससे कंस्ट्रक्शन और पोल्यूशन बढ़ता जाता है। सो एज ए इंडिविजुअल लेवल्स पे हमें 2 काम करने हैं, एक तो अपना बचाव करना है पोल्यूशन से और दूसरा पोल्यूशन कम फैलाना है, जिसमें अगर आपके आसपास धूल रहती है तो उस पर पानी डाल सकते हैं, लकड़ी का पोल्यूशन नहीं करना है, कोल से पोल्यूशन नहीं करना है, मास्क लगा के रखना है। कोविड के बाद ये एक अच्छी बात हुई है कि हर किसी को मास्क लगाने की आदत हो गई है, जिससे जो ये पार्टिकुलर मैटर हैं ये आपकी नोज़ के थ्रू आपके लंग में नहीं जाते हैं और बहुत हद तक इससे पोल्यूशन का बचाव हो सकता है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि हम अपने हॉस्पिटल में भी देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट नए सिम्टम्स, नई एलर्जी के साथ आते हैं। जनरली ये माना जाता है कि एलर्जी जन्मजात होती है कि पेशेंट पैदा हुआ और उसके बाद से ही उसको एलर्जी रहती है, लेकिन हमने बहुत सारे पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं हमने देखा है कि उनको लेटर पार्ट में एलर्जी डेवलप हो रही है। एंड इन एलर्जी डेवलप होने का मुख्य कारण भी पोल्यूशन ही है, जिसमें उनका एक्सपोजर होता है और उनको सांस की दिक्कत होने लगती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ हम प्रिवेंशन लें बल्कि रेगुलर लेवल पे, जैसे कि हम अपने ब्लड प्रेशर और शुगर का चेकअप करते हैं, अपने लंग फंक्शन टेस्ट और पॉल्यूशन रिलेटेड हेल्थ चेकअप करवाते रहें, जिससे हमें समय समय पर ये पता चलता रहे कि हमारी हेल्थ का स्टेटस क्या है और हम अपने प्रॉपर प्रिकॉशन एंड स्टेप्स उसके हिसाब से ले सकें। चट्टोपाध्याय जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, पुणे, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों पर कम असर है पॉल्यूशन का, क्या वजह है सर? क्योंकि ये शहर भी बड़े हैं, यहाँ पर भी भीड़ भाड़ है और दिल्ली में भी भीड़ भाड़ है, लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है और अगर मुंबई से भी कंपेयर कर लें तो मुंबई में दिल्ली के मुकाबले बहुत कम है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुंबई में कम है, दिल्ली में ज्यादा है? पहला सवाल। इसी में एक छोटा सवाल और जोड़ता हूं कि दिल्ली का ही एग्जाम्पल अगर ले लें, क्योंकि सबसे पॉल्यूटेड शहर कहा गया है दिल्ली को, तो 3 बड़े काम इस वक्त दिल्ली में क्या होने चाहिए पॉल्यूशन रोकने के लिए? देखिए, एक तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि शहरों में दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण कैसे कम है। दिल्ली और ये जो इंडो गैंजेटिक प्लेन जो हम कहते हैं, गंगा का जो प्लेन है जो कि आपके नॉर्दर्न इंडिया बेल्ट में है, ये एक तरह से एक तरफ तो हिमालय है, दूसरी तरफ विंध्याचल पर्वत है और ये एक लैंड लॉक्ड एरिया है। एक तरह का आप देखेंगे घाटी जैसा है, जिसमें प्रदूषण ना तो ऊपर जा सकता है और फैलता नहीं है, ये यहाँ सघन हो जाता है प्रदूषण। तो यहाँ जो भी इंडस्ट्रीज हैं, गाड़ियां हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हैं एक शहर में या पूरे क्षेत्र में जो है आप देखेंगे, खास करके पावर प्लांट्स भी हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं, व्हीकल नंबर्स भी बहुत ज्यादा हैं दिल्ली में। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड और एक तरह से सघन प्रदूषण हो जाता है। और अगर आप वातावरण की स्थिति देखें दिल्ली की, तो 45% ऑफ द टाइम पूरे साल भर में काम कंडीशंस होती हैं। काम कंडीशंस का मतलब है कि हवा की रफ्तार 0.3 मीटर सेकंड से कम रहती है। इसका मतलब यह है कि प्रदूषण जो होता है डिस्पर्स नहीं हो पाता यहाँ से। तो इसीलिए विश्व में कई शहरों में ये किया गया है कि जहाँ प्रदूषण इकट्ठा हो जाता है वहाँ के मानकों को और भी सख्त कर दिया जाता है। ओके सर, ओके। और इससे एक फायदा होता है कि आप प्रदूषण को उस क्षेत्र में कम कर पाए। और दूसरा, दिल्ली में आपने पूछा कि 3 बड़ी चीजें क्या करनी चाहिए। दिल्ली में गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नई स्टडीज ये बता रही है कि जिस तरह से हमने इंडस्ट्रीज को एनसीआर में बाहर कर दिया, परंतु एनसीआर में बाहर करने से वो सॉल्व नहीं हो रही प्रॉब्लम। उनको वहीं क्लीन करना होगा
और यहाँ हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी बढ़ावा देना होगा। ठीक बात है सर, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। कैसे दिल्ली में और दिल्ली के साथ साथ बाकी जगहों पर भी पॉल्यूशन कम करने का फॉर्मूला यही होगा, क्या करना चाहिए ये आपने बताया। बिल्कुल आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे, राहुल शर्मा जी, बिल्कुल संक्षेप में जवाब दें सर, वक्त बहुत कम है। पॉल्यूशन का ज्यादा असर बड़ों पर होता है या बच्चों पर सर? आई थिंक इसमें दोनों पर ही पोल्यूशन का असर होता है। बच्चों में वो एलर्जी की तरह मैनिफेस्ट करता है, ग्रोथ रिटार्डेशन की तरह मैनिफेस्ट करता है, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। और अडल्ट्स में जो हम कहते हैं कि स्मोकिंग रिलेटेड सीओपीडी होती है, नाउ जितनी नई स्टडी आई है उसमें ये बता रही हैं कि जो लोग स्मोकिंग नहीं भी करते हैं उनको भी लंग की डिसीज़ हो रही है, स्मोकिंग रिलेटेड डिसीज़ हो रही हैं, कैंसर्स हो रहे हैं। सो दोनों पर ही इसका प्रभाव इक्वल और बहुत ही इम्पैक्टफुल है, जिससे कि दूरगामी प्रभाव बहुत ज़्यादा हैं इनके। सो चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको ही पोल्यूशन से बच के रहना है और इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं उससे बच के रहना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल शर्मा जी आपका और विवेक चट्टोपाध्याय जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।